हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 4 प्लानिंग को एक्सप्लेन कर रही हूं। इसके 2 पार्ट में बना चुकी हूं। ये आज इसका तीसरा पार्ट है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ प्लान समझने वाले हैं। हम इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यदि मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। इसके नोट्स भी मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। देखिए, यहाँ पर जब भी हम प्लानिंग करते हैं ना, तो 2 तरीके की प्लानिंग के टाइप्स यहाँ पर बताए गए हैं। पहली बताई गई है सिंगल यूज प्लान एंड दूसरा है स्टैंडिंग प्लान। अब क्या होता है, देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब वो प्लान को प्रिपेयर करती है, लेकिन उससे पहले उसे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। कोई भी प्लानिंग को करने से पहले उसे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि उसका काम किस तरीके का है, किस तरह के प्लान बनाने की उसे नीड है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। तो ये डिफरेंट डिसीजन लेने के बाद ही वो प्लान बनाती है, क्योंकि वो उस तरीके के प्लान बनाती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना इजी हो जाए। तो यहाँ पर जो प्लानिंग है वो अकॉर्डिंग टू नीड बनती है। यदि थोड़े समय के लिए प्लानिंग करनी है तो थोड़े समय वाली प्लानिंग की जाएगी, यदि लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करनी है तो लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग की जाएगी। तो इसीलिए इसी हिसाब से इसे 2 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला बताया गया है इसको सिंगल यूज प्लान। अब सिंगल यूज प्लान क्या होता है, इसे ध्यान से समझिए। सिंगल यूज प्लान कहता है ये वन टाइम इवेंट होता है। जो सिंगल यूज प्लान होता है वो हमेशा वन टाइम इवेंट होता है, वो किसी प्रोजेक्ट के लिए होता है, ठीक है ना। जो वन टाइम प्लानिंग की जाती है वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए की जाती है। सच अ कोर्स ऑफ एक्शन नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। मतलब जो ये प्लानिंग है ये नॉन रिकरिंग होती है। कौन सी होती है? नॉन रिकरिंग। मतलब एक बार जो प्लान बना लिया है उसे बार बार रिपीट नहीं किया जाता। एक प्रोजेक्ट है, उस पर मुझे प्लानिंग करनी है, ठीक है ना। जब वो प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा तो वो मेरी प्लानिंग भी एंड हो जाएगी। तो बस वही बताया गया है। देखो, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अ प्रोजेक्ट में समथिंग टू बी only one day, such as organizing a event or a seminar or a conference. These plan include budget, program and project. जैसे क्या होती है सिंगल यूज प्लानिंग, जैसे मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, तो एक दिन के लिए मैंने उसकी प्लानिंग करी। जैसे ही वो मेरा वेबिनार एंड हो गया, वो मेरी प्लानिंग भी एंड हो गई। तो ये मेरी क्या है? प्लानिंग सिंगल यूज प्लानिंग है। मतलब एक ही दिन के लिए मैंने प्लानिंग की है, या एक वीक के लिए की है, या एक मंथ के लिए की है, पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए की है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट एंड हो गया, मेरी प्लानिंग भी फिनिश हो गई, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? सिंगल यूज प्लानिंग कहलाती है। सेकेंड क्या होती है? स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग प्लानिंग, ठीक है। स्टैंडिंग प्लानिंग क्या कहती है? स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट ऑकर रेगुलरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखो, हम कोई बिजनेस बना रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कुछ प्लानिंग हमें ऐसी करनी होती है जो हमेशा बिजनेस के साथ चलती रहती है, वो बीच में रुकती नहीं है। उसे स्टैंडिंग प्लानिंग कहते हैं। जैसे सच अ प्लान greatly enhance efficiency of routine decision making. It is usually developed once but modified from time to time to meet business needs and requirement. ठीक है ना। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए स्टैंडिंग प्लानिंग की जाती है, लेकिन नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस किया जाता है। जैसे यहाँ पर बताया है कि आपने पॉलिसीज़ बना दी, प्रोसीजर तय कर दिए, मेथड्स फाइनल कर दिए और रूल्स बना दिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड इन्हें चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्टैंडिंग प्लानिंग जो बिजनेस के साथ हमेशा चलती रहती है, और सिंगल यूज प्लानिंग जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर तक के लिए भी हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए होती है, उसे सिंगल यूज प्लान कहते हैं। जो हमेशा बिजनेस के साथ चलती है उसे स्टैंडिंग प्लानिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर इसमें कुछ स्टेप्स दी हैं किसकी? प्लानिंग की, ठीक है ना। इन स्टेप्स के थ्रू हमें प्लानिंग को करना होता है। तो देखिए, सबसे पहली इसकी स्टेप दी हुई है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जो सबसे पहली स्टेप है, हम सबसे पहले प्लानिंग में पहले पार्ट से समझते हुए आ रहे हैं कि पहले प्लानिंग से पहले क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, उसके बाद ही प्लानिंग की जाती है। तो फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट टू बी द डिजायर फ्यूचर पोजीशन ऑफ द मैनेजमेंट वुड बी लाइक टू रीच। मतलब ऑब्जेक्टिव से ही हमें पता चलता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है
और उसी हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो, एन ऑब्जेक्टिव सिंपली स्टेट व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है, ऑर्गेनाइजेशन में हैव टू ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10% एंड अर्निंग अ रीजनेबल रेट ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्न 20% प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। मतलब फर्म ये चाह रही है कि उसकी 10% सेल्स इंक्रीज हो जाए, उसने इन्वेस्टमेंट भी किया है उसके लिए, अब वो उस पर 20% प्रॉफिट भी अर्न करना चाहती है, मतलब सेल्स भी इंक्रीज करना चाहती है और प्रॉफिट भी अर्न करना चाहती है। तो इसके लिए उसने क्या किया है, पहले से ही ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा प्लानिंग से पहले सेट किए जाते हैं और डिजायर गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कह रही है स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये सेकेंड स्टेप होती है। स्ट्रेटेजी प्रोवाइड द ब्रॉड आउटलाइन of an organization's business. It will also refer the future decision defining the organization direction and scope in long term। देखो, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए होगी, क्योंकि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, यदि स्टैंडिंग प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी सेट की जाएगी। तो स्ट्रेटेजी में द कंप्रेहेंसिव प्लान विल बी इंक्लूड 3 डायमेंशन। जो स्ट्रेटेजी है इसमें 3 डायमेंशन इंक्लूड होते हैं। डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देखना है, पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब हमें जो एक्शन करना है उसमें से जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन है उसे अडॉप्ट करना। और तीसरा, एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नेसेसरी जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, फिर हमें स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। इसके लिए हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, और ये 3 डायमेंशन को ज़रूर याद कर लेना। जब भी एग्ज़ाम में आपको स्ट्रेटेजी के बारे में कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इन डायमेंशंस के थ्रू आप केस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, ये हुए स्ट्रेटेजी हुई, ऑब्जेक्टिव हुए, इससे रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अब आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जी टुवर्ड द पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉलिसी प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटेजी विच इज यूजुअली स्टेट अ जनरल टर्म। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, हर चीज़ की पॉलिसी बना दी जाती है और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। जैसे एग्जांपल दिया है, कंपनी में हैव रिक्रूटमेंट पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी विद इन विच द ऑब्जेक्टिव एंड सेट एंड डिसीजन आर मेड। मतलब कंपनी की एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, उसी के अकॉर्डिंग वो रिक्रूटमेंट करेगी। एक प्राइस डिसाइड करने की पॉलिसी है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्राइस डिसाइड करेगी। तो इन सब के लिए एक पहले से पॉलिसी बनाई जाती है और इन्हीं पॉलिसी के आधार पर हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो, यदि कोई भी पॉलिसी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो जो होगा वो अपने मर्जी के मुताबिक काम करेगा, उसमें उसका जो मन होगा वो करेगा। तो यहाँ पर यदि कोई पॉलिसी बनी हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉलिसीज में भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, प्रोसीजर। प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज़। ठीक है, प्रोसीजर का मतलब है कि हमने जो सोचा है उसे कैसे कैरीड आउट करना है, कैसे चलाना है। दे डिटेल द एक्सट्रैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क टू बी परफॉर्म, दे आर स्पेसिफाइड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं जो प्रोसीजर है, जैसे हम कहते हैं ना, हम स्कूल में एडमिशन लेने गए या कोचिंग में एडमिशन लेने गए, तो वहाँ पर एडमिशन लेने का एक प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि आप जाके डायरेक्ट क्लास में बैठ गए। तो हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, वही चीज़ ये बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी अ प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग सप्लाईज बिफोर प्रोडक्शन। मतलब हमें प्रोडक्शन करना है तो उससे पहले हमें देखना होगा कि जो प्रोडक्शन के लिए जिन चीज़ों की नीड है उनकी सप्लाई हमारे पास प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर प्रोसीजर को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा गया है। पॉलिसी एंड प्रोसीजर आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। मतलब पॉलिसी और प्रोसीजर एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। पहले हम पॉलिसी को देखते हैं और फिर उसी पॉलिसीज के हिसाब से प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मेथड। ठीक है, मेथड प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब वे और मैनर विच द टास्क हैज बीन परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। देखो, हमने पॉलिसी देख ली,
प्रोसीजर तय कर लिया। अब हमारे को करना है मेथड के अकॉर्डिंग काम। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हर काम को करने की एक मेथड होती है और उन्हीं मेथड को फॉलो करके, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम उन अपने गोल्स तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, हमें इस तरह की मेथड यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी मनी सेव हो जाए, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए, हम इफ़िशियंसी से काम कर सकें। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द हायर लेवल मैनेजमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेक्चर एंड सेमिनार कैन बी ऑर्गेनाइज एट द सुपरवाइजरी लेवल। मतलब क्या होता है ना, जैसे हमने एक मेथड फॉलो करी जिसमें सुपरवाइजरी लेवल है, उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, लेक्चर्स होंगे और सेमिनार्स होंगे। वहीं क्या होगा, जो लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो नीचे के लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग, वर्क ओरिएंटेशन मेथड, उनके लिए हम क्या करेंगे, वेबिनार करेंगे। तो ये काम करने की मेथड होती है। ऐसा नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग काम करते चले गए, सारे लोगों को बिठा लिया और एक ही वेबिनार अटेंड करवा रहे हैं। नहीं, अपर लेवल पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए अलग चीज़ होगी, जो लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं उनके लिए अलग चीज़ होगी। तो हर चीज़ की एक मेथड बताई गई है। ठीक है, Rules are specified statement that inform what is to be done. They do not allow to any flexibility or the discretion. मतलब जो rules है ना वो फिक्स होते हैं, उसमें आप किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये बने हुए हैं, यदि रूल में चेंजेस करना है तो उसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, पर ऐसा मोस्टली नहीं होता है। जो रूल्स ऑर्गेनाइजेशन में पहले से बनाई गए हैं उन्हें फॉलो करना। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि 3 डेज से ज़्यादा की छुट्टी नहीं मिलती है, यदि उसके बाद आप छुट्टी लेते हो तो आपकी सैलरी कट हो जाती है। तो ये रूल बनाए गए हैं, इस रूल्स को आप नहीं छोड़ सकते। तो ये रूल्स को सभी को फॉलो करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रोग्राम आर डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट विच आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव। जो प्रोग्राम है वो डिटेल स्टेटमेंट है। आपने ये सब कर लिया, फिर आपने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके बताया कि ये इस तरह के हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, ये पॉलिसीज़ हैं, इसमें प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, टास्क हैं, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ये सब चीज़ होती है। और उसके बाद क्या होता है ना, जो बजट है वो इम्प्लीमेंट जो किया गया है और जो कोर्स ऑफ एक्शन है, ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में दी होती है। प्रोग्राम विल इंक्लूड द एंटायर गैमाउट of activities as well as organization policy and how will it contribute to the overall business plan। तो यहाँ पर प्रोग्राम में जितना भी अभी हमने पहले पढ़ा उसकी सारी चीज़ें दी होती हैं कि ये इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, इस तरह से पॉलिसी बनेगी, इस तरीके की मेथड होगी, इस तरीके का प्रोसीजर होगा। ये सब चीज़ें प्रोग्राम में दी होती है। देखो नेक्स्ट है बजट एक स्टेटमेंट है। जब हम आखिरी में प्रोग्राम को पेश कर देते हैं कि भैया हम इस तरह से प्लानिंग करेंगे, तो उसके बाद बजट की रिक्वायरमेंट होती है। बजट में ये सारी चीज़ें दी होती हैं, जैसे हम उसमें ये शो करते हैं कि हम इस तरीके का प्रोडक्शन करेंगे और जब हमें पीक प्रोडक्शन टाइम होगा तब हमें और एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना होगा, तो उसके लिए आप उस हिसाब से हमें बजट अलाउ कीजिए। जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करने के लिए आपको कितनी बजट की नीड होगी, इसमें सब चीज़ें डिटेल में दी होती हैं। तो आज यहाँ पर बच्चों हमने प्लानिंग का चैप्टर 4 एंड कर दिया है। आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।